कुछ देर बाद राजा विक्रम उस महल के बाहर खड़ा था। महल भयावह और सन्नाटे में डूबा हुआ था। जैसे ही राजा विक्रम महल के विशाल दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। राजा विक्रम भीतर प्रवेश कर गया, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं लौटा। गुड्डू टीवी। महल का दरबार भव्य और शांत था। राजा विक्रम सिंहासन पर बैठे थे। उनके दाईं ओर मंत्री वीर सिंह खड़े थे। दरबार में कुछ सैनिक और दरबारी मौजूद थे। तभी हरियापुर गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। महाराज विक्रम को प्रणाम। कहो, क्या समस्या है? महाराज, मैं हरियापुर गांव का मुखिया हूँ। हमारे गांव के पास जो पुराना महल है, वहां रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई तांत्रिक साधना कर रहा हो। अजीब आवाजें? और ये पहली बार हुआ है या पहले भी ऐसा देखा सुना गया है? महाराज, ये कुछ दिनों से हो रहा है। पहले हमने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन अब गांव वाले बहुत डर गए हैं। रात के समय कोई उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। मुखिया, तुम गांव के नेता हो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि गांव वालों को सुरक्षा का एहसास दिलाओ। तुम कुछ लोगों को साथ लेकर वहां जांच क्यों नहीं करते? महाराज, वो महल तो आपके पूर्वजों का था। सब जानते हैं कि वो शापित है। हमारे गांव के लोग तो दिन में भी उसके आसपास जाने से कतराते हैं। शापित महल? यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। तभी मंत्री वीर सिंह राजा विक्रम से बोला, महाराज, इस महल के बारे में कहानियां सचमुच बहुत पुरानी है। लोग इसे लेकर हमेशा डरते आए हैं। राजा विक्रम कुछ सोचते हुए मुखिया से बोला, ठीक है मुखिया, तुम अभी जाओ, हम इस मामले की छानबीन करेंगे। मुखिया दरबार से बाहर चला गया। राजा विक्रम चिंतित अवस्था में मंत्री वीर सिंह से बोले, वीर सिंह, हमें खुद हरियापुर के उस महल की जांच करनी होगी, लेकिन ये सब अंधविश्वास है या कुछ और, ये हमें जल्द ही पता करना होगा। इतना बोलकर राजा विक्रम दरबार से उठकर चला गया। रात महल की ऊंची दीवारों पर जलते हुए मशालों की हल्की रोशनी फैली हुई थी। राजा विक्रम अपने निजी कक्ष में चिंतित मुद्रा में बैठा था। तभी वहां पर मंत्री वीर सिंह आ पहुंचा। मंत्री वीर सिंह को देखकर राजा विक्रम उसकी ओर गंभीर स्वर में बोला, मंत्री वीर सिंह, तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें हरियापुर के मुखिया की बात को गंभीरता से लेना चाहिए? महाराज, हो सकता है कि ये सब गांव वालों की गलतफहमी हो। कई बार डर और अंधविश्वास हमारी आंखों को धोखा दे देते हैं। लेकिन अगर ये सच हुआ तो हमारे पूर्वजों का महल और उस पर इस तरह की बातें, हमें इस पर ध्यान देना होगा। अगली सुबह राजा विक्रम दरबार में बैठा ही था कि तभी हरियापुर गांव का मुखिया फिर दोबारा दौड़ते हुए दरबार में आ पहुंचा और राजा विक्रम से बोला, महाराज, इस बार तो गजब हो गया महाराज। क्या हुआ मुखिया, इतनी घबराहट क्यों? महाराज, कल गंगा ताई का 10 वर्षीय पुत्र खेलते खेलते उस महल के पास पहुंच गया। तभी फिर से वही डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। वो घबराकर महल के अंदर चला गया और अभी तक वापस नहीं लौटा महाराज। मूर्ख, तुम्हें तुरंत उसकी तलाश करनी चाहिए थी। महाराज, हमने कोशिश की। गांव का बलिया नाम का एक युवक गंगा ताई के बेटे को ढूंढने महल के अंदर गया था, लेकिन वो भी अब तक वापस नहीं लौटा।
क्या कहा तुमने? बलिया भी नहीं लौटा? ये सब क्या हो रहा है? महाराज, गंगा ताई का रो रो कर बुरा हाल है। गांव वाले भी बहुत डरे हुए हैं। ठीक है, अब मैं स्वयं हरियापुर आऊंगा और इस मामले की तह तक जाऊंगा। मुखिया दरबार से बाहर चला गया। राजा विक्रम गंभीर मुद्रा में मंत्री की ओर देखकर बोला, सभा बर्खास्त करो, मुझे तुमसे गुप्त कक्ष में बात करनी है। कुछ देर में राजा विक्रम और मंत्री वीर सिंह एक छोटे सजीव कक्ष में खड़े थे। वहां दीवारों पर युद्ध से जुड़े मानचित्र और तलवारें टंगी थी। राजा विक्रम गंभीर मुद्रा में मंत्री वीर सिंह से बोला, वीर सिंह, आखिर ये सब क्या हो रहा है? पहले अजीब आवाजें और अब गंगा ताई का बेटा और बलिया। ये घटनाएं सामान्य नहीं लगती। महाराज, मुझे लगता है कि अब हमें इस मामले की छानबीन खुद करनी होगी। ये कोई साधारण समस्या नहीं है। कल हम हरिपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। हाँ, मैं इस स्थिति को अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमें सच का पता लगाना होगा। आप सही कह रहे हैं महाराज, परंतु आपको ये भी ज्ञात है कि वो महल वर्षों से शापित कहा जाता रहा है। उसकी भयानक कहानियां केवल अफवाहें नहीं लगती। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सैनिक वहां जाने के लिए साहस करेगा। तो फिर मैं स्वयं जाऊंगा। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी प्रजा के भय का समाधान करूं। महाराज, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। यदि आप महल के भीतर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। राजा विक्रम कुछ कहने ही वाला था कि तभी रानी रुक्मणी वहां पहुंची, जो उन दोनों की पूरी बातचीत सुन चुकी थी। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? आप उस शापित महल में अकेले जाएंगे? मैं आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं दूंगी। रानी, प्रजा का ख्याल रखना मेरा धर्म है। मैं राजा हूं। यदि मैं अपने लोगों के भय को दूर नहीं कर सकता तो मेरा होना व्यर्थ है। लेकिन महाराज, आपके बिना ये राज्य कैसे चलेगा? मैं और सुलेखा। रानी, मुझे विश्वास है कि मैं सुरक्षित लौट आऊंगा, लेकिन अगर ऐसा न हुआ तो मंत्री वीर सिंह राज्य और आप दोनों का ध्यान रखेंगे। इतना बोलकर राजा विक्रम मंत्री वीर सिंह की ओर देखकर बोला, मंत्री वीर सिंह, तुम्हें यहीं रहना होगा। यह राज्य तुम्हारे हाथों में सुरक्षित रहेगा। इतना बोलकर राजा विक्रम अपनी तलवार उठाकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद राजा विक्रम उस महल के बाहर खड़ा था। महल भयावह और सन्नाटे में डूबा हुआ था। जैसे ही राजा विक्रम महल के विशाल दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। राजा विक्रम भीतर प्रवेश कर गया, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं लौटा। उनकी अनुपस्थिति ने महल और राज्य में भय का साया और भी गहरा कर दिया। 3 दिन बाद रानी रुक्मणी अपने कक्ष में बैठी चिंतित थी। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। तभी राजकुमारी सुलेखा वहां आकर बोली, माँ, पिताजी अब तक वापस क्यों नहीं आए? क्या उन्हें कुछ हो गया है? नहीं बेटी, तुम्हारे पिताजी वीर हैं। वो हमें और राज्य को अकेला नहीं छोड़ सकते। तभी मंत्री वीर सिंह वहां आ पहुंचा। रुक्मणी मंत्री वीर सिंह की ओर देखकर बोली, मंत्री वीर सिंह जी, मैं स्वयं उस महल में जाऊंगी। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। नहीं महारानी, महाराज ने कहा था कि अगर वो वापस न आए तो राज्य का ख्याल मुझे रखना है। मैं आपको वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता। लेकिन मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती। मेरा पति, मेरा जीवन। मगर मंत्री वीर सिंह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया। रुक्मणी गहरी सोच में डूब गई। रात गहरी हो चुकी थी। रुक्मणी अब भी अकेली बैठी गहरी सोच में गुम थी। महल में सन्नाटा पसर चुका था।
तभी अचानक एक नकाबपोश ने कक्ष में प्रवेश किया। उसके कदमों की आहट से रुक्मणी चौंक पड़ी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? नकाबपोश ने जैसे ही अपना नकाब हटाया, उसका भयानक चेहरा देख रुक्मणी जोर से चीख पड़ी। रुक्मणी की चीख सुनकर सुलेखा वहां आ पहुंची। माँ, क्या हुआ? सुलेखा, यहाँ से जाओ तुरंत। नहीं माँ, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। सुलेखा, तुम्हें मेरी कसम, तुम जाओ, नहीं तो ये तुम्हें भी जीवित नहीं छोड़ेगा। सुलेखा की माँ कुसुम सुनकर कांपती हुई वहाँ से भाग गई। नकाबपोश धीरे धीरे रुक्मणी की ओर बढ़ने लगा। इधर सुलेखा कक्ष से थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि तभी उसके कानों में उसकी माँ की चीख टकराई। वो तेजी से महल के गलियारों से भागती हुई महल के बाहर झाड़ियों में छिप गई। तभी वहाँ पर 2 सैनिक आ पहुँचे। सुना तुमने? रानी रुक्मणी का भी अंत हो गया। मुझे लगता है कि ये सब मंत्री वीर सिंह का ही काम है। हाँ, और अच्छा हुआ कि राजकुमारी सुलेखा महल से लापता है, वरना वो भी मारी जाती। उसके मरने के बाद तो पूरा राज्य मंत्री वीर सिंह के कब्जे में आ जाएगा। सुलेखा ये सुनकर भय से कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो बेचारी खुद को चुपचाप रखने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद दोनों सैनिक वहां से चले गए। सुलेखा को समझ आ चुका था कि उसके परिवार के विनाश के पीछे मंत्री वीर सिंह का हाथ है। सुलेखा डरते हुए अनजान दिशा की ओर भागने लगी। और जंगल के वृक्ष के नीचे बैठकर रोते हुए अपने आप से बोली, पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए और मेरी माँ भी। अब मैं कहाँ जाऊँ? सुलेखा की आंखों से सारी रात आंसू बहते रहे। अगली सुबह सुलेखा जंगल में अकेली भूखी प्यासी भटकने लगी। उसके कपड़े कीचड़ से सन चुके थे और उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। सुलेखा को जंगल में ऐसे ही भटकते हुए 3 दिन से अधिक समय हो गया और एक दिन सुलेखा बेचारी भूख और थकान के कारण एक विशाल पेड़ के नीचे जाकर बेहोश गिर पड़ी। इत्तेफाक उस जंगल में विमला और रतन, जो कि दूसरे राज्य में रहते थे, वो लकड़ियां काट कर अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी नजर सुलेखा पर पड़ी, वो दोनों दौड़ते हुए सुलेखा के नजदीक आ पहुँचे। अरे, ये बच्ची कौन है? इसे क्या हुआ है? लगता है भूख के कारण बेहोश हो गई है। इसके कपड़े देखो, ये कोई साधारण बच्ची नहीं लगती। हाँ, आप सही कह रहे हो। इस तरह के वस्त्र तो राजमहल में रहने वाली लड़कियां ही पहना करती हैं। इसे होश में लाना बहुत जरूरी है। विमला की बात सुनकर रतन सुलेखा के चेहरे को हिलाकर होश में लाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद सुलेखा होश में आकर डरी हुई नजरों से उन दोनों को देखने लगी। डरो मत बेटी, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? सुलेखा रोती हुई उन दोनों को सारी घटना बताते हुए बोली, मेरा नाम सुलेखा है। मैं केशव नगर की राजकुमारी हूँ। मंत्री वीर सिंह ने मेरी माँ और पिताजी को मार डाला। अब वो मुझे भी मारना चाहता है। सुलेखा की बात सुनकर विमला अपने पति की ओर देखकर बोली, अगर हम इसे महल वापस ले गए तो ये भी मारी जाएगी। तुम सही कह रही हो। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है। इसे पालने से हमारी संतान की कमी भी पूरी हो जाएगी और इसकी जान भी बच जाएगी। ये बच्ची हमारे जीवन में खुशियां ला सकती है। रतन मुस्कुराता हुआ सुलेखा की ओर देखकर बोला, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। देखो, हम दोनों की कोई संतान नहीं है। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह पालेंगे और तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे।
रतन की बात सुनकर सुलेखा ने डरते हुए सहमति दे दी। रतन और विमला सुलेखा को अपने जंगल ले गए। उस दिन के बाद सुलेखा रतन और गंगा के साथ रहने लगी। सुलेखा अब साधारण ग्रामीण कपड़ों में रहती। विमला उसे अपने बच्चे की तरह स्नेह देने लगी। रतन खेतों में काम करता और सुलेखा गांव की अन्य लड़कियों के साथ खेलती रहती। मगर उसके भीतर अपने माता पिता का बदला लेने और मंत्री वीर सिंह की साजिशों को उजागर करने का दृढ़ संकल्प धीरे धीरे बढ़ रहा था। 10 वर्ष ऐसे बीत गए। सुलेखा अब जवान हो चुकी थी। वो तलवार लेकर अक्सर खेत में अभ्यास करती रहती। एक दिन विमला रतन से बोली, रतन, मुझे डर है कि सुलेखा का जोश हमें कहीं बड़ी मुसीबत में ना डाल दे। विमला, ये सिर्फ उसका अभ्यास है, पर हाँ, उसकी आंखों में जो आग है वो कुछ और ही कहानी कहती है। देखो, सुलेखा को मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है। मैं नहीं चाहती उसे किसी तरह का नुकसान उठाना पड़े। तुम सही कहती हो। चलो चलकर आज सुलेखा से इस बारे में बात करते हैं। रतन और विमला सुलेखा के पास पहुंच गए। विमला सुलेखा की ओर देखकर बोली, सुलेखा, आखिर तुम्हें तलवार से रोज रोज अभ्यास करने की क्या जरूरत है? माँ, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं अपने राज्य वापस जाऊंगी। क्या? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वहाँ मंत्री वीर सिंह का आतंक है, वो तुम्हें भी मार डालेगा। माँ, मैं राजा विक्रम की बेटी हूँ। मेरे खून में डर नहीं, हिम्मत दौड़ती है। मैं मंत्री वीर सिंह को उसके अपराधों का दंड दूंगी। बेटी, हम समझते हैं कि तुम्हें अपने राज्य की चिंता है, पर तुम्हारी जान सबसे ज्यादा कीमती है। मेरी जान की कीमत तभी है जब मैं अपने लोगों को न्याय दिला सकूं। मैं मंत्री वीर सिंह को सबक सिखाऊंगी और उस शापित महल का रहस्य भी सुलझाऊंगी। नहीं सुलेखा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। माँ, विश्वास रखिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे मत रोकिए। आप नहीं समझ सकती, मेरे कानों में अभी भी मेरी माँ की चीख गूंजती रहती है और उन दोनों सैनिकों की आवाज टकराती रहती है कि मंत्री वीर सिंह ने मेरे पिता और मेरी माँ की हत्या की। माँ, उस समय मैं छोटी थी, कुछ नहीं कर सकी, परंतु अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मैं बुज़दिलों की तरह छुपकर नहीं बैठ सकती। मेरी रगों में मेरे पिता का खून दौड़ रहा है, जो बदला लेने के लिए मुझे पुकार रहा है। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन वादा करो, खुद को कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगी। मैं वादा करती हूँ माँ। अगले दिन सुलेखा अपनी तलवार और घोड़ा लेकर निकल गई। सुलेखा अपने घोड़े पर बैठी हरियापुर गांव की सीमा पर पहुंची ही थी कि तभी उसने देखा कि साधु तालाब के किनारे ध्यान लगाए हुए बैठा था। जैसे ही सुलेखा उसके पास से गुजरी, साधु उसे रोकते हुए बोला, ठहरो राजकुमारी सुलेखा। आप मुझे जानते हैं? मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे पिता राजा विक्रम और तुम्हारी माँ रानी रुक्मणी को भी जानता हूँ। तुम्हारा आना इस राज्य के लिए एक नई शुरुआत है। सुलेखा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पास से एक ग्रामीण वहां साधु की बात सुनकर रुक गया। वो सुलेखा की ओर देखकर बोला, राजकुमारी सुलेखा, आप जिंदा हैं? हमें तो लगा था कि मंत्री वीर सिंह ने आपकी भी हत्या कर दी है। मंत्री वीर सिंह ने मेरे माता पिता के साथ जो किया, वो एक दिन उसे भुगतना पड़ेगा। महाराज के जाने के बाद से हमारा राज्य बर्बाद हो गया है। मंत्री वीर सिंह हर महीने किसी न किसी को गायब करवा देता है, उसकी लाश तक नहीं मिलती। सुलेखा का चेहरा गुस्से और दुख से भर गया। लेकिन अब आप वापस आ गई है। हमें विश्वास है कि आप हमें इन अत्याचारों से मुक्ति दिलाएंगी। इतना बोलकर ग्रामीण वहां से चला गया। सुलेखा गहरी सांस लेती है और साधु की ओर देखकर बोली,
क्या आप बता सकते हैं कि इस शापित महल का क्या रहस्य है? राजकुमारी, शापित महल का रहस्य इतना सरल नहीं है। ये तुम्हारे राज्य और तुम्हारे परिवार की गहराई से जुड़ा है। अगर तुम सचमुच इसे सुलझाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस दोनों की परीक्षा देनी होगी। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। मुझे बस सच जानना है। मुझे पहले शापित महल के अंदर जाना है। मुझे वहाँ के रहस्य का पता लगाना होगा और फिर मुझे मंत्री वीर सिंह को मारकर अपनी माँ की हत्या का बदला लेना है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसने मेरे पिता को जानबूझकर उस महल में भेजा। मुझे पूरा यकीन है कि वो सब कुछ जानता है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना नहीं चाहिए, परंतु कभी-कभी उनका खुलना जरूरी हो जाता है। एक ऐसा ही रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो रहस्य तुम्हारी सोच को बदल कर रख देगा सुलेखा, लेकिन जब वो रहस्य तुम्हारे सामने खुले तो तुम्हें खुद ही फैसला करना होगा। क्या तुम सच का साथ दोगी? इतना बोलकर साधु एक माला सुलेखा को सौंपते हुए बोला, ये माला तुम्हारी रक्षा करेगी। ये कोई साधारण माला नहीं है, ये एक चमत्कारी माला है। यदि ये माला किसी राक्षसी सोच रखने वाले या राक्षस के ऊपर फेंकी जाती तो उसका अंत निश्चित है। इसे पहन लो सुलेखा, ये तुम्हारी सुरक्षा का इंतजार कर रही है। सुलेखा ने तुरंत माला अपने गले में पहन ली। अब मुझे अपनी यात्रा जारी रखनी है। सुलेखा अपने रास्ते पर चल पड़ी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी जोश था। कुछ ही देर में सुलेखा शापित महल के करीब पहुंच गई। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सुलेखा बेखौफ होकर महल के अंदर प्रवेश कर गई। उसके अंदर प्रवेश करते ही अचानक दरवाजा बंद हो गया, मगर सुलेखा नहीं घबराई। मगर दरवाजा बंद होते ही वो चौकस हो गई। अचानक किसी के कदमों की आहट और सन्नाटा महल की दीवारों के बीच गूंजने लगा। अचानक सुलेखा को एक व्यक्ति सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई पड़ा। सुलेखा आश्चर्यचकित होकर बोली, मंत्री वीर सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? तुम्हें तो मैंने कभी अपने राज्य में नहीं देखा। मैं राजा विक्रम की पुत्री सुलेखा हूँ। ये सुनकर मंत्री वीर सिंह चौंक पड़ा। हमें तो लगा था कि तुम कभी नहीं मिलोगी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से मेरे पिता गायब हुए और तुमने मेरी माँ की हत्या करवाई। इस महल में तुम्हारी मौजूदगी यही बताती है कि इस महल के शापित होने की अफवाह तुमने ही फैलाई है, ताकि तुम इसका फायदा उठाकर अपनी मनमानी कर सको। ये सब तुम्हारी योजना का हिस्सा था। मूर्ख राजकुमारी, तुम अभी सच को दूर दूर तक नहीं जानती। जब तुम सच को देखोगी तब हो सकता है तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास न हो, लेकिन कोई फायदा नहीं। तुमने यहाँ आकर अपनी मौत पक्की कर ली है। तभी वहाँ पर काला धुआं फैलने लगा और सुलेखा के इर्द गिर्द मंडराने लगा। कुछ ही देर में उसे काले धुएं ने राजा विक्रम का रूप धारण कर लिया, जो सुलेखा को लाल आंखों से घूरे जा रहा था। पिताजी, आप? हाँ, मैं। तुम्हारी माँ और अपनी पत्नी की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि मैंने करवाई थी। बरसों पहले इस महल में मेरे पूर्वज शैतान के पुजारी थे। वे अमर होने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन अमर हो नहीं पाए और मैंने अपनी परंपरा को जारी रखा। इस महल में काली विद्या और तंत्र क्रिया करके अपने ही राज्य के लोगों की बलि देने लगा। इस काम में मंत्री वीर सिंह मेरा साथ देता था। मेरी पत्नी को भी कभी पता नहीं था कि मेरा असली चेहरा क्या था। एक दिन राक्षस
मेरी तपस्या से प्रकट हो गया और उसने मुझसे कहा कि अगर मैं अपनी पुत्री की बलि इस शापित महल को दूंगा तो मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। इसलिए मैंने गायब होने का ढोंग रचा ताकि राज्य के लोगों को लगे कि राजा विक्रम हमेशा के लिए खत्म हो गया। और जानती हो तुम, बरसों पहले तुमने अपनी मां के कक्ष में जिस भयानक चेहरे को देखा था वो मैं था। मैं तुम्हें उठाने के इरादे से महल में आया था, लेकिन तुम्हारी मां ने तुम्हें भगा दिया। फिर मैंने गुस्से में अपनी पत्नी को मार दिया। मैंने तुम्हें हर जगह तलाश करवाया, लेकिन तुम कभी नहीं मिली। अब आखिरकार तुम यहाँ आ ही गई हो। ये सुनकर सुलेखा का चेहरा क्रोध से तमतमाने लगा। अचानक उसके कानों में साधु के वाक्य गूंजने लगे। सुलेखा समझ गई कि साधु ने उसे क्यों कहा था कि तुम्हें सच का साथ देना होगा। सुलेखा अपने पिता राजा विक्रम की ओर देखकर बोली, मुझे घिन आती है तुम्हें अपना पिता कहते हुए, और अफसोस होता है अपने आप पर कि मैं 10 वर्ष तक ये सोचकर रोती रही कि मेरे पिता शापित महल में जाकर कभी वापस नहीं आए। मैं नहीं जानती थी कि आपका मुझे ये घिनौना चेहरा देखने को भी मिलेगा। मेरी माँ की हत्या करते हुए आपके हाथ नहीं कांपे। मूर्ख, तू नहीं जानती अमर होने की ख्वाहिश क्या होती है। मूर्ख मैं नहीं पिताजी, मूर्ख तुम हो, क्योंकि शायद तुम नहीं जानते कि संसार में मैं हर महत्वाकांक्षी मनुष्य ने अमर होने के लिए बहुत प्रयास किए, मगर एक भी मनुष्य आज तक अमर नहीं हो पाया। इतना बोलकर सुलेखा ने अपने गले की माला उतारकर सीधे राजा विक्रम के ऊपर फेंक दी। माला के स्पर्श होते ही राजा विक्रम बुरी तरह से चीखने लगा और देखते ही देखते उसके शरीर में आग लग गई। कुछ ही देर में राजा विक्रम जलकर राख हो गया। अचानक महल का दरवाजा अपने आप खुल गया कि देखकर मंत्री वीर सिंह बुरी तरह से डर गया और महल के बाहर भागने लगा। मगर महल के बाहर कुछ गांव वाले एकत्रित थे। उन्हीं गांव वालों में से साधु भी खड़ा हुआ था जिसने सुलेखा को वो माला दी थी। सुलेखा चीखते हुए उन गांव वालों की ओर देखकर बोली, इसे पकड़ लो, ये वही शख्स है जिसने मेरे पिताजी और माँ की हत्या की थी। गांव वालों ने तुरंत मंत्री वीर सिंह को पकड़ लिया। ये वही मंत्री वीर सिंह है जिसने मेरे पिता राजा विक्रम के साथ मिलकर हमें धोखा दिया था। मेरी माँ की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरे पिता ने ही की थी। और तो और गांव में अब तक जितने भी लोग लापता हुए हैं, मंत्री वीर सिंह और मेरे पिता मिलकर उन सब की इस शापित महल के अंदर बलि ले रहे थे। तभी वहां पर सैनिक आ पहुंचे। साधु सैनिकों की ओर देखकर बोला, तुम्हारे सामने जो इस समय खड़ी है वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी राजकुमारी सुलेखा है। यह सुनकर सैनिक बुरी तरह से चौंक पड़े। राजकुमारी सुलेखा सैनिकों को भी सारी घटना बताते हुए कहती है, मंत्री वीर सिंह को अभी और इसी समय कारागार में बंद कर दो। कल सुबह सारी प्रजा के सामने मंत्री वीर सिंह को फांसी पर लटका दिया जाएगा। यही मंत्री वीर सिंह के अपराधों की हुई सजा है। राजकुमारी सुलेखा का आदेश सुनकर सैनिक तुरंत मंत्री वीर सिंह को घसीटते हुए वहां से ले गए। सुलेखा अपने महल आ पहुंची। सारी प्रजा ने सुलेखा को ही अपनी नई रानी मान लिया था। अगले दिन मंत्री सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। सुलेखा ने अपने माता पिता मतलब रतन और विमला को महल में ही बुला लिया। अगर आप दोनों जंगल से उठाकर मुझे अपने घर नहीं ले जाते तो शापित महल का रहस्य कभी नहीं खुल पाता। ना मेरे पिता को सजा मिलती और ना ही वीर मंत्री सिंह को। हो सकता है कि मेरे पिता अपने मकसद में कामयाब हो जाते। आज से आप दोनों इसी महल में रहेंगे।
सुलेखा कुशल पूर्वक शासन चलाने लगी। शापित महल का रहस्य अब खुल चुका था और अपराधियों को सजा मिल चुकी थी।